आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग लगभग 2 महीने के बाद मिल रहे हैं और इस बीच आप सबको नवरात्र की भी शुभकामनाएं। और हम लोग इस बीच बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि से उत्तराखंड में आपदाओं का सिलसिला चलता रहा। अब सूर्यदेव, इंद्रदेव और माता जी की कृपा है कि आज अच्छे मौसम में सबकी कृपा दृष्टि से फुलवारी में फिर से बहार आई है। आप सब लोग आ जाते हैं तो फुलवारी में बहार आ जाती है। आज मंजू काला जी की बहुत ही रोचक, विविधतापूर्ण, देश की संस्कृतियों में रची बसी पुस्तक, बहुत ही इंद्रधनुषी आपकी पुस्तक है जिस पे आज चर्चा होगी। पुस्तक विमोचन के अवसर पर भी हम सबको उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था। हम में से बहुत से लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम मैं आज की नायिका और पुस्तक की लेखिका आदरणीय मंजू जी को स्थान ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंजू काला जी, आइए प्लीज़। आप बीच में बैठेंगे, बीच वाली कुछ। अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। बैठिए बैठिए, बीच वाली कुर्सी पे बैठिए और कुशन को आप पीछे कर सकते हैं अगर चाहें तो। मंजू जी शुरू से ही फुलवारी परिवार से जुड़ी हुई हैं। आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं आपके समक्ष लेखिका का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मंजू काला जी पौड़ी गढ़वाल से हैं। आपने अंग्रेज़ी साहित्य एवं इतिहास में एमए किया है और शास्त्रीय नृत्य में भी उड़ीसी में आप परास्नातक हैं। आप मंजू दिल से हिमांतर में ब्लॉग पोस्ट लिखती हैं। हिमांतर पत्रिका में सहायक संपादक भी हैं। आप ट्रैवल फोटोग्राफर हैं। हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। भारतीय भोजन के इतिहास में आपकी विशेष रुचि है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आज फुलवारी में। अब मैं आज की डिस्कसेंट, हम सब की प्यारी बेटी रेखा को आमंत्रित करते हैं। रेखा आइए, अपना स्थान लीजिए। अनिल रतूड़ी जी से पुनः अनुरोध है पुष्प गुच्छ से रेखा जी का स्वागत करिए। आप चेयर पे बैठिए। रेखा जी भी प्रारंभ से ही फुलवारी से जुड़ी हुई हैं। आप मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के चंबा की हैं। अब आप देहरादून में रहती हैं। आपके पति अंशित गुप्ता भी हम लोगों की चर्चा में जनरली अवश्य प्रतिभाग करते हैं। थैंक यू अंशित। रेखा का जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा है और आज आपके अंशित के माता पिता भी हैं, आपका भी स्वागत है। आपके बहन और जीजा जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। रेखा का परिवार भी है यहाँ। आपका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा है रेखा का। आपने बीटेक और एमबीए की शिक्षा के पश्चात समाज सेवा को ही जीवन का ध्येय बनाया है। UDAI उत्तराखंड डायबिटीज़ अवेयरनेस इनिशिएटिव सोसाइटी की आप संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। आप टाइप 1 डायबिटीज़ से प्रभावित 500 से अधिक बच्चों को सहयोग प्रदान करें। वो सब बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। आज रेखा को देश दुनिया में डायबिटीज़ अवेयरनेस पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं आपके वक्तव्य सुन के। IDF 2025 बैंकॉक सम्मेलन में आपको छात्रवृत्ति मिली थी, आपने प्रतिभाग किया। नवंबर में आप कनाडा में ISPAD 2025 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। बहुत बधाई आपको। आज रेखा नई भूमिका में लेखक से संवाद करती नजर आएंगी और आप दोनों की साड़ियाँ भी एकदम मैच हो रही हैं। अब मैं मुख्य वार्ताकार अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को प्रारंभ करें। और आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। देवियों सज्जनों प्रणाम। आप सबका स्वागत है। आज जैसा अभी राधा जी ने बताया, आज जो लेखक हैं हमारे समक्ष वो श्रीमती मंजू काला जी हैं, जिनका अभी वैसे तो परिचय आप सबसे लगभग है, फिर भी अभी उनके बारे में बताया गया। जिस पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे
वो 2 खंडों में है। बैलेड्स ऑफ इंडियाना के सामने है आपके, बहुत सुंदर इसके आवरण बहुत सुंदर बने हुए हैं, 2 वॉल्यूम में है। इसका जो एक सब मैं कहूँगा टाइटल दिया हुआ है लेखक ने, अलमंडा टू चेट्टीनाड, और ये 2 भाग में है। इसका प्रकाशन हिमांतर प्रकाशन देहरादून के द्वारा किया गया है। प्रथम संस्करण सन 2025 में हुआ है, और लेखक ने पुस्तक को अपने पिता स्वर्गीय श्री सोहनलाल भट्ट जी को समर्पित किया है। हार्ड कवर, इसमें लगभग 272 पृष्ठ पहली वॉल्यूम में है और 280 पृष्ठ जो हैं वो दूसरी वॉल्यूम में है। बहुत सुंदर इसमें पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, विभिन्न प्रकार के, और इसमें इलिस्ट्रेशंस भी हैं। बेसिकली ये एक मैं कहूँ ये कथा, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, इस प्रकार की ये पुस्तक है। और भारत की जो इंद्रधनुषी संस्कृति है, चाहे वो भाषाओं की हो, साहित्य की हो, खान पान की हो, वस्त्रों की हो, संस्कृति की हो, भूगोल की हो, इस प्रकार की जो एक वृहद जो भारत का जो एक प्रकार से धारणा, अवधारणा जो भी हम कहें, उसको समेटने का ये 2 वॉल्यूम में लेखक ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा लेखक के लिए ज़रा एक बढ़िया सी ताली बजा दीजिए कि बहुत बहुत सुंदर उन्होंने ये प्रयास किया है और वृहद प्रयास है। जो इसमें पुस्तक के जो विभिन्न इसमें अध्याय हैं, उससे पूर्व प्रस्तावना लेखक की, और इसमें भूमिकाएं 2 हमारे बहुत विद्वान लोगों ने लिखी हुई हैं। एक तो गिरीश्वर मिश्रा जी ने लिखी हुई है, प्रोफेसर, और एक हमारी आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी ने लिखी हुई हैं। बहुत अच्छी इसमें लिखी हैं। तो मैं कुछ अंश उनके लिए जिन्होंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं उसमें से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा। लेखक ने जो लिखा है अपनी प्रस्तावना में, अलमंडा टू चेट्टीनाड क्योंकि भारत की इंद्रधनुषीय संस्कृति व सभ्यता पर आधारित है। तो ये जैसा मैं अभी कह रहा था कि इंद्रधनुषीय संस्कृति, वो स्वयं उसको वो कहती हैं कि वो उनका एक जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने स्वयं उसको बताया है अपने प्रस्तावना में। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में जाना जाता है। अतः मैंने भी भारत की इसी सांस्कृतिक विरासत को अलमंडा टू चेट्टीनाड, अलमंडा जो है वो जैसा आप लोग जो यहाँ चक्राता और कालसी क्षेत्र में जो नदी है उसके बारे में है, और चेट्टीनाड तो यहाँ हमारे आदरणीय रविशंकर साहब बैठे हुए हैं, तो वो तमिलनाडु का जो ज़िला है वहाँ का है। तो अलमंडा टू चेट्टीनाड के माध्यम से सहेजने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति की यात्रा पाठकों को उस रेलगाड़ी से करवाना चाहती हूँ जिसकी पायलट सीट पर मेरी 2 आँखें बैठी हैं। तो ये एक बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है, क्योंकि इस पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे तो ये लगभग उसी प्रकार से है कि यद्यपि एक तो एनसाइक्लोपीडिया होती है किसी चीज़ की, तो वो एक उसमें जो व्यक्ति है वो कहीं नहीं होता। यहाँ ये सब कुछ जो है एक व्यक्ति के माध्यम से देखा गया है। तो माध्यम जो है वो लेखक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे किसी गाड़ी या जहाज़ के उसमें बैठकर उनकी 2 आँखें दर्शन कर रही हैं और वो दर्शन सब उनके माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। ये एक प्रकार से कथानक का जो अपना तरीका है वो इसमें लेखक ने लिया है। जो भूमिका लिखी है बहुत ही विद्वान प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी ने लिखी है।
और उसमें कुछ लाइनें उनकी बहुत ही अच्छी हैं, मैं कहूँगा, जो बहुत गहन समझ भारत के एक प्रकार से जो पूरी जीवन भारत में रहते हैं, पैदा होते हैं, पुरखों से रह रहे हैं, वो नहीं समझ पाते भारत को, बाकी बाहर वाला तो क्या समझेगा। इतना गहन यहाँ का चुनौती है भारत को समझना। भूमिका में वो लिखते हैं, जो उन्होंने भूमिका इस पुस्तक पे, लेखक की पुस्तक पे लिखी है, भारत की दुर्लभ जीवंतता उसके लोक की सत्ता में निहित है। उसकी प्राणवत्ता और अस्मिता को गिरिशिखर से लेकर समुद्र या प्रयतन फैले पसरे सारे दृश्यमान जगत के अकूत विस्तार में समेटते हुए ही महसूस की जा सकती है, पर वह काफ़ी नहीं है। भारत के आख्यान का देश का और काल के दोनों आयामों में उतार चढ़ाव के साथ, ये बिल्कुल भारत का जो इतिहास है उसमें उतार चढ़ाव कहना मेरे ख्याल से बहुत अंडर एस्टिमेट करना है। भारत की जो उतार चढ़ाव हैं के साथ सतत विस्तार हुआ है, लेकिन उससे विस्तार भी हुआ है और उससे जुड़ते हुए हम स्वयं को समृद्ध करते चलते हैं। जो उतार भी हुए, चढ़ाव तो ठीक है, जो उतार भी हो उससे भी हम किसी एक जिसको हम समझा ना पाएं, इस प्रकार की समृद्धता उससे भी एकत्रित हुई। यह इस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ, और ये लाइन बहुत ही मेरे ख्याल से कमाल की है, यहाँ पुराने और नए का द्वंद्व ना हो। पुराने और नए, चेंज एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये जो सबसे बड़ी जीवन में जो चुनौती है वो तब्दीली की है, परिवर्तन की है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, समाज भी वैसे ही रहना चाहता है, हर व्यक्ति, लेकिन परिवर्तन तो जीवन क्या हमेशा होता ही रहता है। तो उससे चुनौती आती है, उससे थ्रेट्स भी होती हैं। लेकिन भारत में एक बड़ा कमाल है कि पुराने और नए का द्वंद्व न होकर अक्सर सृजनात्मक पुनर्रचना होती रही है, रिक्रिएट करते रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कितने सारे इतिहास में कौन सा संसार का मेरे ख्याल से भाग होगा जहाँ से लोग ना आए हो यहाँ, और वो सब अपनी संस्कृतियाँ लाए, यहाँ की संस्कृतियाँ लाए। वो चुनौती थी उस समय और आई होगी भयंकर, लेकिन वो सब मिश्रित हो के पुरानी से नई, नई से पुरानी, और मिलते हुए सृजन कुछ नई चीज़ निकलती हुई बनती चली गई। तो ये जो इन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, पुराने और नए का द्वंद्व। हर जगह सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब कोई बाहर से आता है या कोई बाहर से कोई संस्कृति आती है तो द्वंद्व हो जाता है। यहाँ द्वंद्व नहीं हो के वो अक्सर सृजनात्मक पुनर्रचना होती रही, और यह क्रम अभी भी जारी है, ये क्रम अभी भी जारी है। भाषा के बारे में लेखक के उन्होंने बहुत सही कहा है। आपने यही देख लिया होगा कि जो उनका टाइटल है बैलेड्स ऑफ इंडियाना, पुस्तक हिंदी में है, और टाइटल और शीर्षक जो दोनों छोटे, जो सब शीर्षक दोनों जो कहिए, बैलेड्स ऑफ इंडियाना और नीचे अमल्डा टू चेट्टीनाड। तो भाषा में भी जो एक मैं कहूँगा लचीलापन उन्होंने रखा है, सहज स्वाभाविक जीवन की छवि परोसती पारदर्शी भाषा के साथ। ये गिरीश्वर जी ने इस पे कहा है। खुद लेखक को अपने को शामिल करते हुए यह अद्भुत रचना भारत के विस्तृत लोक जीवन की खोज करते हुए पाठक को जीवन का स्पर्श कराती है। अपने ढंग की एक लघु विश्वकोश सी यह अनुपम कृति खान पान, रस्म रिवाज, पेड़ पौधे, नदी समुद्र, पहाड़ मैदान की सैर कराती, वर्तमान और अतीत की रसों से रूबरू कराती, कोनों से चुपके से रहस्यों को साझा करती, भारत के स्वभाव यानी उसकी भारतीयता के बारे में हौले हौले बतियाती चलती है। ये गिरीश्वर जी ने लिखा है। हमारी आदरणीय जो डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। हिमालय की शिव तत्व से
समूर्तित और ब्रह्मपुत्र की गाथाओं के साथ संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जीवन दर्शन, लोक जीवन के इंद्रधनुषीय रंगों को समेटे यह पुस्तक बैलेड्स ऑफ इंडियाना मंजूकाला के अनुभव संसार और अंतर्मन का जीवन संगीत है। विश्व संस्कृतियों के साथ भारतीय जीवनचर्या, कला, संस्कृति, आहार विहार, इतिहास और वस्तु के अद्भुत समन्वय के साथ यह पुस्तक मानव शास्त्र की प्रयोगशाला की भांति है, जहाँ जीवन और जगत का संवेद गान और उसके साथ शिवात्म संवाद की अति परिणति चिन्मयानंद की उपलब्धियाँ भी विद्यमान हैं। ये एक मैं कहूँगा एक सूक्ष्म परिचय में देने के बाद बाकी बातचीत हम करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा रेखा जी से कि वह कृपया चर्चा को लेखक से वार्ता को आगे बढ़ाएंगी। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान आदरणीय रतूड़ी सर और श्रीमती राधा रतूड़ी मैडम को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आभार कि इन्होंने मुझे इस चर्चा का एक हिस्सा बनाया, और मंजूबाला मैम को भी फिर से एक बार हार्दिक बधाई इन दोनों पुस्तकों को लिखने के लिए। और बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा रहा जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी। तो मंजूबाला जी ने अपनी पुस्तक बैलेड्स ऑफ इंडियाना अलमंडा टू चेट्टीनाड में भारत भ्रमण के दौरान प्राप्त अपने अनमोल अनुभवों को बेहद सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न राज्यों और स्थलों की संस्कृति, परंपराएं, खान पान और उनसे जुड़ी कई रोचक कथाओं का उल्लेख किया है। यह पुस्तक पाठकों को भारत की विविधता और उसकी समृद्ध संस्कृति धरोहरों से परिचित कराती है। उनकी लेखनी के माध्यम से पाठक स्वयं उन स्थानों की यात्रा का अनुभव करता है। भारत की विविधता में एकता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब यह पुस्तक मंजू जी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि यह पुस्तक उन्होंने आज के युवा वर्ग को समर्पित की है ताकि वह इसको पढ़ सकें। तो इसमें प्रस्तावना में कुछ लाइनें उन्होंने लिखी हैं। यूनान और मिस्र और रोमा सब गिर गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहाँ हमारा। ये शायद आजकल हम जैसी जनरेशन्स के लिए है जो अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं को धीरे धीरे पीछे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन दूसरी परंपराओं का, संस्कृतियों का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी संस्कृतियों का अनुसरण करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को खोकर दूसरी संस्कृति, परंपराओं का अनुसरण करना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया रेखा जी। आदरणीय परम आदरणीय अनिल रतूड़ी सर जी, परम आदरणीय राधा रतूड़ी मैम व प्रबुद्ध फुलवारी को मैं सर्वप्रथम अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं यहाँ पर मेरे दो छोटे अनुज आए हैं। हिमांतर पत्रिका के जो मेरी जो पुस्तक है उसके पब्लिशर हैं शशि मोहन रवांटा, और छोटे अनुज हैं प्रकाश उप्रेती जो हिमांतर पत्रिका के संपादक हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो मेरे आग्रह पर वो दिल्ली से आए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से इस फुलवारी के माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और चूँकि आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी यहाँ पर नहीं हैं और परम आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी यहाँ पर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना अनुज, मेरे जो अनुज हैं शशि और प्रकाश और डॉक्टर सुधा रानी पांडे और आदरणीय गिरीश्वर जी के मार्गदर्शन के बिना मैं यह पुस्तक पूरी नहीं कर पाती हूँ। अब जो ये पुस्तक का जो फ्रेम है, कवर है, उसमें कालसी एक जगह है यहाँ से 50 किलोमीटर पे, और अलमंडा एक नदी है, अमलावा नदी है वहाँ पे। तो चूँकि कुछ काल पहले वहाँ पर सिकंदर आया था, सिकंदर का सेनापति मैंड्रिड। जब सिकंदर वापस गया था भारत से तो वो अपने 2 सेनापति यहाँ छोड़ गया था, तो मैंड्रिड यहाँ आया था और सेल्यूकस पंजाब में रहा जैसा कि विदित है। तो जब वो यूनानी सैनिक यहाँ पर आए तो उनसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था,
तो वो अमलावा को अलमंडा कहने लगे, अलमंडा, एंड दैट कालसी वाज अलेक्जेंड्रिया द्वीप उस टाइम पे। और वो लोग यहाँ पर रहे, उनके सैनिक यहाँ पर रहे। फिर उन्होंने यहाँ विवाह संबंधी स्थापित किए क्योंकि वो वापस नहीं जा पाए। फिर वो क्षेत्र जो है चक्राता का, वो इसीलिए जो उनकी कदकाठी है वो इजिप्शियन जैसे वो लोग दिखते हैं। सो ये कवर है। तो एक तरफ उस पर अलमंडा में जो अशोक का शिलालेख है वो है, और दूसरी ओर ऊपर चेट्टीनाड मेंशन है, आदरणीय सर यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरीके से ये कवर पेज है। और आना चाहूँगी रेखा जी के प्रश्न पर कि मैंने पुस्तक का नाम इंडियाना टू अलमंडा टू चेट्टीनाड इसे ही ऐसे ही इसीलिए लिखा है कि ताकि उसको युवा पढ़े, क्योंकि युवा थोड़ा सा स्लैंग यूज़ करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में बोलते हैं। और ये पुस्तक में कोई ऐसे मैंने कोई ये शोध ग्रंथ नहीं है कि शोध किया गया है, शोध तो है लेकिन उसकी जो भाषा है वो क्लिष्ट नहीं है, आसान रखी है। क्योंकि बच्चे आजकल अपनी संस्कृति से को भूल रहे हैं, वो जानना नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं छोटे छोटे चैप्टरों से, छोटे छोटे शब्दों से, छोटी छोटी वाक्यों से मैं इस तरीके से इस पुस्तक को लिखूं कि युवा इसको पढ़ें, अपने खान पान के बारे में, परिधान के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। और कहीं पर मैंने जब मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने भी कोई बहुत उसको गूढ़ तरीके से नहीं लिखा था, छोटा छोटा लिखा कि भारत के लोग पकोड़े खाते हैं, या भारत में एक अलकनंदा नदी है, या कुछ भी जो भी है, तो छोटा छोटा उन्होंने लिखा। तो उन्होंने भी छोटे छोटे टुकड़ों में उस किताब को लिखा। तो उसी तरीके से मैंने प्रयास किया कि ताकि युवा इस किताब को समझ सके। जी बहुत अच्छे प्रयास। तो आपका पुस्तक का जो मैं कहूँगा विस्तार है वो इतना वृहद है कि ये बड़े बड़े लेखक इस प्रकार की पुस्तक को लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इतना विस्तार इसमें है, क्योंकि ये एक भारत की बहुत ही मैं कहूँगा कठिन उसको समेटने का प्रयास किया गया है। उसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। ये इसमें अभी प्रश्न तो बहुत सारे इसमें बनते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इसमें विभिन्न जो इसके अध्याय हैं अलग अलग चीज़ों पर हैं, उसमें कहीं एंथ्रोपोलॉजी है, कहीं सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, कहीं संस्कृति है, कल्चर है, सिविलाइजेशनल जो सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र का, इतिहास है, दर्शन है, फिर आर्कियोलॉजी है कहीं उसमें। तो अब ये जो सारा क्षेत्र इतना विस्तार है इसमें, और आपने लोगों के बारे में बताया, भारत के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया। इतिहास में बहुत द्वंद्व रहा है जी। और भारत का इतिहास बहुत लंबा, भीषण, समृद्ध, और उसमें इतने द्वंद्व हैं। तो उसको जब हम उसकी कथा कहीं, उसका अपना विचार उसको किसी भी रूप में निकाल कर उसमें से रखेंगे, उसमें द्वंद्व भी आएंगे। वो बड़ा एक ऐसा विषय है कि उस पर बहुत सारे एक मत भी नहीं है अभी, बहुत सारे, और इतिहासकारों के ही मत अभी भिन्न भिन्न है, जिस पर अलग अलग बटे हुए लोग हैं। तो ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा एक कंट्रोवर्शियल क्षेत्र है इसका विस्तार जो है। तो इसमें बड़े बड़े जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो सब अभी तक जूझ रहे हैं इससे। तो इसके जो आपने जो तथ्य एकत्रित किए हैं उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी? मतलब जो आपने अब जैसे कोई भी इतिहासकार होता है वो उसके प्राइमरी सोर्सेज पे जाता है, सेकेंडरी सोर्सेज पर जाता है, फिर उसके टर्शरी सोर्सेज पर जाता है, डायरेक्ट जो पता चला, तो उसके बाद वो मतलब एक वैलिडेशन का तरीका है। जी जी। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो आपका जो वस्तु है इसमें जो विषय की, वो उसकी आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने कि मेरा इस बुक को जो लिखने का प्रयास था, तो मैंने उसमें कोई एक विधा नहीं रखी, जैसा कि सर ने अभी कहा है। मेरा प्रयास यही था कि जो भारत के संबंध में जो भी चीज़ें, जो भी उससे रिलेटेड है, वो डॉक्यूमेंटेशन उनका हो, उनको
तो उसमें मैंने विधा का ध्यान नहीं रखा। जब जहाँ जैसा मुझे सुविधा लगी मैंने उसको लिया और लिखा। कि जैसे कि सर ने कहा कि मेरा सोर्स क्या है वो लिखने का, या कहीं जैसे मैं इसमें एक सेकंड चैप्टर है एक मसालों का है, रिसाले मसालों के। तो मसाले हम अमूमन हमारी जो रसोइयाँ होती है उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। तो वो जो विभिन्न प्रकार के मसाले हैं वो विभिन्न प्रकार की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चित्रा बनर्जी ने एक पुस्तक लिखी है, तो दो स्पाइसेस वो उनकी मसालों के ऊपर पुस्तक है। तो जब मैं उस किताब को पढ़ रही थी तो उसमें एक पात्र है, उसकी जो नायिका है वो तिलोत्मा है और उसको मसालों का ज्ञान है और मसालों से वो जो है इलाज करती है सबका और समाधान देती है, वो तंत्र विद्या भी करती है। तो उसने मसालों का उसमें जिक्र किया। तो तिलोत्मा वो तिल से आया है, वो कहती है कि जो मिर्ची है वो जो हमारे अग्नि देवता हैं और आयुर्वेद में और जी आयुर्वेद में और चरक संहिता में सभी में मसालों का के बारे में लिखा गया है। तो जब चित्रा बनर्जी की मैंने पुस्तक पढ़ी कि वो मसालों से अपनी वो करती हैं, जो राक्षसी शक्तियाँ उनका नाश करती हैं, स्पेल चलाती हैं। फिर मैं मसाले सबके, मैंने कहा कि सबके हर उत्तराखंड की रसोई में अलग होगा, तमिलनाडु की रसोई में अलग होगा। मसाले हमारी संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ दगड़ फूल है, जम्बू मसाला है और तमिलनाडु में पोड़ी है, सांभर मसाला है और केरला के मसाले जो। तो मैंने मसालों पे अपनी रिसर्च की। तो मैं वायनाड गई, कोझिकोड गई, तो वायनाड में पूरा मसालों का है, मसालों के पूरे बागीचे, इवन की मसाला पर्यटन भी है वहाँ पे। तो मैंने जब सोर्सेज इकट्ठे किए, पहले मैं घूमी, देन कभी पढ़ा, फिर मैंने रिसर्च की, फिर मैं वापस पढ़ी। तो वो चाहे मैंने पुस्तकों से पढ़ा, चाहे मैंने गूगल से पढ़ा, जो भी मुझे सोर्सेज मिले तो मैंने वहाँ से सोर्सेज इकट्ठे किए, फिर मैंने उनके बाबत लिखा। और जो मसाला है तो मैं उस जगह भी गई जो कापड़ बीच है केरला में, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था। तो मसालों के कारण ही वो इंडिया आया था और कोलंबस भी मसाले ही ढूंढने के लिए इंडिया आ रहा था, लेकिन वो आ नहीं पाया, उसने फिर अमेरिका की खोज की। केरल का जिक्र हुआ, आपने मसालों का जिक्र किया, लेकिन मैं अब आऊंगी रसगुल्ले पे। आपने रसगुल्लों का कोलंबस, मोबिंदर दास जी को आपने धन्यवाद भी अदा किया है। मुझे डायबिटीज है बट मैं फिर भी उन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, क्योंकि रसगुल्ला कहीं ना कहीं मेरा भी फेवरेट है। तो रसगुल्ला मेरे लिए सिर्फ एक मिठाई ही नहीं है, मेरे लिए वो एक भावना है। जब शुगर लो होती है तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए सबसे पहले देखते हैं कि घर में रसगुल्ला है, कि वो मोमेंट मेरे लिए होता है जब मुझे मीठा खाने को मिलेगा। तो ये कोई प्रश्न मेरा आपसे नहीं था। नहीं, जरूरत होगी तो मैं ज़रूर सबसे पहले डिमांड करूँगी। तो मैं अब अपने प्रश्न पे आना चाहूँगी। आपने देश में विभिन्न स्थानों में होने वाली दिवाली का जिक्र इसमें किया है, जश्न-ए-चिराग में। तो मुगल काल से, वैदिक काल से, हर तरह से आपने बताया है कि दीपावली का क्या महत्व रहा है और किस तरह से मनाई जाती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड से हूँ तो मेरा दिल दिमाग हमेशा यही घूमता रहता है, लेकिन इसमें कहीं उत्तराखंड की मंगसीर बग्वाल और जो हम इगास मनाते हैं उसका जिक्र मुझे नहीं मिला। तो आप क्या अगली पुस्तक में उसका जिक्र करेंगे या आप अभी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं? जी, शुक्रिया रेखा। आपने पहले रसगुल्लों के संबंध में पूछा। तो रसगुल्ले एक्चुअली में रसगुल्लों की एक फाइट हुई थी ओडिशा और कलकत्ता के बीच में। ओडिशा ने कहा कि रसगुल्ला हमारा है, कलकत्ता ने कहा कि रसगुल्ला, तो उनका शायद कोर्ट पे भी गया तो जीत कोलकाता की हुई थी। तो मैं कोलकाता जब गई थी तो मैंने बार मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पति के जो मित्र हैं वो सुंदरवन में तैनाती थी उनकी, तो उनके आगरा पे हम गए थे, फिर सुंदरवन भी गए थे। तो जब उनकी जो पत्नी थी जब पानी के साथ उन्होंने पहले रसगुल्ला ही हमको दिया, तो फिर उन्होंने अपना बंगाली जो प्लेटर लगाया, तो सबसे पहले उन्होंने शुक्तो दिया, कड़वी एक चीज़ होती है, फिर उनका लुच्ची दाल, ये दालमा वगैरह सब। तो जब मैंने देखा कि रसगुल्ला हर जगह रसगुल्ला, इवन हम सुंदरवन में घूम रहे थे, अरे तो बंगाल की खाड़ी में उनका, तो वहाँ भी जो उनके कुक थे वो जाल डालते, फिर
चिंगड़ी पकड़ते, चिंगड़ी माछ बनाते, फिर दीघा से वो रसगुल्ला लेके आते थे और प्लेटर में वो रसगुल्ला रहता। फिर मैं मिली, फिर मैंने फिर रिसर्च की रसगुल्लों के बारे, तो मुझे मालूम हुआ कि पुराने टाइम पे जब वहाँ पे अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर आए थे, तो उन लोगों ने जब इतना दूध वहाँ पे होता था तो उसका जो बचता था तो वो फिर उन्होंने उसका छेना बनाया, फिर रसगुल्ले ईजाद किए। तो बल्कि रसगुल्ला और जो काला वाला काला जाम है, दो अलग अलग है। तो लेडी कैनी करके एक ब्रिटिश अफसर की वाइफ थी, उन्होंने उस लेडी कैनी की ईजाद की। लेकिन जो रसगुल्लों के कोलम्बस है वो नोबिन चंद्र दास ही हैं, और आज भी उनकी शॉप वहाँ पे है और रसगुल्लों की कई वैरायटियाँ वहाँ पे हैं। तो बल्कि मैंने जो महिला वो थी, तो मैंने उनको कहा कि ओहो तुम्हार शौक तो और तुम्हारा रसगुल्ला, उसका कोई जवाब नहीं। जी बहुत अच्छे। आपने इसमें इतने जो विभिन्न जो मैं कहूँगा विषय रखे हैं दोनों पुस्तकों में, वो आपके व्यक्तित्व के जो एक विस्तार है उसका भी एक प्रकार से प्रतिबिंब है। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत जो जीवन को और एक साहित्यिक और बहुत ही एक मैं कहूँगा सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देखती हैं, और जो कि मेरे ख्याल से एक व्यक्तित्व में जब बहुत निखार आ जाता है तब ऐसा मनुष्य कर पाता है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है, आप बधाई की बात नहीं। इसमें एक आपने बहुत अच्छी मैं कहूँगा रोचक है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि संगम जो साहित्य है, तमिल जो संगम साहित्य है, और कुछ बार हम तो यहाँ हमारे आदरणीय रविशंकर जी हैं जो तमिल मुझे विश्वास है पढ़ते भी होंगे, लिखते भी होंगे। हम लोगों का ये बड़ा सौभाग्य है कि संसार की सबसे पुरानी जो साहित्यिक मैं कहूँगा शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में, दुनिया में, उसमें संस्कृत और तमिल सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कमाल की बात यह है कि जो इंडो यूरोपियन जो लिंग्विस्ट जो मैं कहूँगा उसके दृष्टिकोण से देखें तो इंडो यूरोपियन जो भाषाएं यानी कि यूरोप की भाषाएं और जो यूरेशिया की भाषाएं हैं उसकी मूल संस्कृत जो है उसका बनता है, काफ़ी हद तक बनती है। लेकिन तमिल बिल्कुल अलग है, उसका स्रोत भी अलग है। लेकिन वो आज भी ये अभी तक मैं कहूँगा डिबेट ओपन है कि संस्कृत पुरानी है या तमिल पुरानी है। इसमें भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक भीषण पुराने शास्त्रीय भाषाएं हैं। और संगम साहित्य जो है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम तमिल में नहीं पढ़ सकते उसको। अंग्रेज़ी में कुछ हमने पढ़ने का प्रयास किया, जैसे तिरुवल्लुवर की तिरुकुराल जो है वो कुछ मैंने कुछ वर्ष पहले पढ़ी थी। तो इसमें आपने शीला पाटिकरम के बारे में बताया है। तो जो पायलों की जो कथा है, जो मदुराई से बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक उसमें उसका संबंध है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसे आपने, क्या स्रोत थे, क्या आपने उसमें पाया, और थोड़ा सा और बताएंगी तो यहाँ हमारे जो बाकी बंधु बैठे हैं उनको भी कुछ उसमें आनंद आएगा। जी सर, जी शुक्रिया सर। मेरा पहले तो मैं सोर्स बताना चाहूँगी। ये जो पायलों की कथा है आदरणीय अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, 9 लाख की पायल। हाँ वो तो है जी। तो उसको पढ़ते हुए जब उन्होंने उसमें उसको पढ़ते हुए जो कहानी लिखी, फिर उसको पढ़ते हुए जब मैं शिल्पाधिकारम पर पहुंची, कन्नगी पर पहुंची, फिर मैंने अपनी रिसर्च चालू की और फिर मैं चेन्नई गई और चेन्नई में जो मरीना बीच है उसमें कन्नगी का बहुत बड़ा स्टैचू है। फिर मेरी थिंकिंग स्टार्ट हुई, फिर मैंने रिसर्च की कि जो कन्नगी और कोवलम की जो कथा है वो मैंने जो ये शिल्पाधिकारम जो चैप्टर है इसमें, तो ये संगम महाकाल का महाकाव्य है और इसको एक जैन ऋषि ने लिखा था, इलियाडो इलोंगो उनका नाम था। तो 5 महाकाव्य हैं संगम साहित्य के और बहुत ही महत्वपूर्ण जो संगम काल का ये साहित्य है। दूसरा उनका मणिमेखला ही है जो कन्नगी का पुत्र था। तो कन्नगी और कोवलम की कथा है। कोवलम एक चेटियार होते हैं वहाँ पे जो धनिक होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो कोवलम उसका पुत्र था
और कन्नगी भी ऐसी एक व्यापारी की पुत्री थी। उनका विवाह संबंध निर्धारित होता है, लेकिन जब कोवलम यात्रा करके सामुद्रिक यात्रा से वापस आता है तो उसका ये जो उसकी जो निगाहें थी, माधवी नाम की एक जो बाला थी उससे टकरा जाती है संगम पर। कावेरी के तट पर एक संगम होता था, तो वहाँ पर वो माधवी को देखता है और कन्नगी से विवाह करने को वो इनकार कर देता है अपने पिता से। लेकिन फिर बहुत दबाव बना के उसका विवाह हो जाता है, लेकिन वो माधवी की याद को छोड़ नहीं पाता। फिर वो माधवी के पास आता है कन्नगी को छोड़ के, और माधवी जब उसका सब कुछ, उसका वैभव अपना आत्मसात कर लेती है, वो उसे छोड़ देती है। फिर वो वापस कन्नगी पे आता है, दोबारा व्यापार करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। बहुत लंबी कथा है। तो उसको जब व्यापार के लिए इसको पढ़ के आपको कुछ कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम बिल्कुल, के भी कुछ कहीं बिल्कुल, जी जी, वो वैसे ही याद आया। तो फिर कन्नगी उसको अपनी पायल देती है कि जो उसके ससुर ने उसको विवाह में दी थी 9 लाख की पायल उस समय पे। तो वो कहती है कि इसको बेच के आप अपना व्यापार दोबारा शुरू कीजिए। लेकिन वो व्यापार करता है तो राजा उस पे चोरी का आरोप लगवा देता है, वो पकड़ा जाता है। फिर कन्नगी बहुत गुस्सा होती है, फिर वो भस्म हो जाने का श्राप देती है। फिर वो मीनाक्षी मदुरई पहुंचती है। फिर कहा जाता है मदुरई में मीनाक्षी अम्मा नाम से मशहूर है कन्नगी, और कन्नगी को जो है मीनाक्षी अम्मा के नाम से वहाँ पूजन भी किया जाता है, भस्म कर देती हैं। फिर उनको मीनाक्षी अम्मा के नाम से उनको देवी के रूप में पूजा जाता है। और किंवदंती ये भी है कि मीनाक्षी का मंदिर उनको समर्पित था पहले। इसमें भी क्योंकि इतिहास में बहुत सारे परंतु किंतु होते हैं, लेकिन पायलों की ये बहुत सुंदर कथा है शिल्पाधिकरण नाम से, और मुझे बहुत प्रिय है। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। लो रेखा। नाच रहे मर्द बदकमा, आपने इसमें बदकमा त्यौहार का वर्णन किया है। मेरी सासू माँ आंध्र प्रदेश में उनका बचपन रहा है, और तो उनसे मैं आज पूछ रही थी कि मम्मी आप क्या क्या करते थे, वो जो त्यौहार मनाते थे। तो आपने इसमें लिखा है बदकमा त्यौहार का विस्तृत वर्णन आपने किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और प्रकृति की पूजा के प्रतीक के रूप में इसके महत्व पर जोर दिया है। क्या आपको लगता है इस तरह के उत्सवों से महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और सामुदायिक नेतृत्व पर प्रभाव पड़ता है? इसका क्या प्रभाव है? शुक्रिया रेखा। आजकल दुर्गा पूजा चल रही है, शक्ति का त्यौहार है, तो बदकमा ऐसा ही शक्ति का त्यौहार है, माँ दुर्गा को समर्पित है। बताना चाहूँगी सोर्स को, मैं कहाँ से बदकमा पे पहुँची हूँ। मेरा पुत्र वहाँ हैदराबाद में पढ़ता था, तो वो मुझे घुमाने ले गया गोलकुंडा फोर्ट। जब मैं जा रही थी तो जाते हुए जगह जगह नारियल बलि या खून की बलि मैंने देखी। तो मैंने स्थानीय जो गाइड चल रहा था उससे पूछा, तो उसने कहा मैडम यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, और ये जो ऊपर गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर देवी माँ का एक मंदिर है, आज भी है, तो उनको ये बलि दी जाती है और ये नारियल इसलिए फोड़े जाते हैं। तो मैंने कहा कौन सा फेस्टिवल होता है, तो वो बोला बदकम्मा। फिर मुझे एक बहुत पुराना राजकुमार फिल्म है, एक फिल्में भी हमारी संस्कृति की परिचायक होती हैं, तो उसमें है नाच रे मन बदकम्मा ठुमक ठुमक बदकम्मा, तो दैट बदकम्मा इज़ दैट बदकम्मा। तो वहाँ पर महिलाएं नवरात्रि के दिनों में फूलों की रंगोली बनाती हैं, फूलों की टोकरियाँ सजाती हैं, और उन टोकरियों को सर पे रखकर फिर देवी माँ के गोल घेरे में नृत्य करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। और ये शक्ति का त्यौहार है, तो फूलों का त्यौहार है और माँ दुर्गा को समर्पित है। और शक्ति का त्यौहार तो महिला सशक्तिकरण के लिए है ही। और आज जितनी भी महिलाएं हम यहाँ पे बैठी हैं, और हम सब की जो हम प्रेरणा स्रोत हैं, परम आदरणीय राधा रतूड़ी मैम, इतने महिला सशक्तिकरण की सर्वोच्च मिसाल है जी। आपके एक जो आपने चैप्टर इसमें लिखा है जश्न चिराग जी। अब दिवाली के बारे में आपने लिखा है जी। उसमें, और 2-3 चीज़ें मतलब इससे जोड़ रहा हूँ मैं, एक साथ जी, प्रश्न बन जाएगा जी, जी, आपके लिए। एक तो ये है कि ये मुग़लों का बारे में आपने इसमें लिखा है, जी जी और 1526 में जी
उनका आगमन होता है। जी अब लगभग 500 साल जी लगा लीजिए आप। जी जी हाँ? जी और दिवाली है 3500 4000 साल पुरानी। जी जी तो आपने ये टाइटल देना क्यों समझा, पहली बात। जी दूसरी बात, इसमें एक आप बारूद की बात तो खैर वो ठीक है, वो लाए भी वही थे हाँ, बारूद वही लाए थे। इनफैक्ट बाबर ही लाया था। इब्राहिम लोधी, बारूद हाँ, ने जी, पहली जी, बार पानीपत गन के। पाउडर का जो प्रयोग है वो उन्होंने ही किया था। जी 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 दूसरी चीज़ जो है वो आप गंगा जमनी तहजीब की बात जी इसमें करती हैं, जी जी है ना। जी और जाहिर है कि इस देश में जैसा पहले गिरीश्वर मिश्र जी की भी है कि भाई जो द्वंद्व भी हुए उस द्वंद्व से फिर कोई सृजन निकला और फिर आगे चलते रहे, कंटिन्यूटी बनती रही। तो मैं सहमत हूँ आपसे उस बारे जी में। जी तो जब आप रिसालो मसालों की बात करती हैं तो किन मसालों की आप बात कर रही हैं? क्योंकि आज तो बहुत सारे मसाले हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सारे मसाले, उसमें से आपको बहुत सारे आश्चर्य होगा कि कुछ मसाले आज जो हम खाते हैं वो यहाँ के है ही नहीं। जी 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 मिर्च जैसे है, मिर्च है जी 200 साल पहले वो आई है यहाँ, जी उससे पहले तो मिर्च यहाँ की ही नहीं। जी जी तो बहुत सारे मसाले हैं, उसमें से कौन से मसालों की आप बात कर रही हैं? क्योंकि उसमें आपने वो उनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। जी 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 दूसरी चीज़ जो बहुत मेरे को महत्वपूर्ण लगा, जो आपका दूसरे वॉल्यूम में है, जो दूसरे खंड में है, जो शिव सौंदर्यम है जी जी ना, ये दो पे जरा सा थोड़ा सा जी जी बोलिए कृपया। जी शुक्रिया सर। पहले मैं शिव सौंदर्य जो मेरा चैप्टर है उसमें, तो शिव भगवान शिव तो हमारे उत्तराखंड के ही हैं, और उत्तराखंड की जो भूमि है शिव की भूमि है। और जो मेरा चैप्टर है शिव सौंदर्यम, उसमें मैंने शिव के जो विभिन्न रूप हैं उसके बाबत लिखा है। हम सब महिलाएं हैं, जब सावन का महीना आता है तो सारी जो स्त्रियां होती हैं वो पति रूप में भगवान शिव की ही कामना करती हैं, ना कि भगवान विष्णु की, ना कि भगवान राम की, ना कृष्ण की। पति रूप में ही शिव की क्यों मतलब कामना करती हैं? क्योंकि शिव भगवान ने पत्नी को अपना अर्धांगिनी का दर्जा दिया। हमेशा शिव जी के जो बाएं अंग में माता पार्वती विराजमान रहती हैं, और शिव भगवान के जैसा प्रेमी भी कोई नहीं हुआ। माता सती को जब उन्होंने कनखल के दक्ष मंदिर में आत्मदाह किया तो शिव भगवान इतने क्रोधित हो गए कि वो माता सती के शव को लेके घूमने लगे। फिर देवताओं ने गुहार लगाई, फिर हुआ वो कहानी है। फिर वो तो इतने वो प्रेमी थे, आदर्श पति थे कि पत्नी के उनका प्रेम जो है हम हालांकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम पूजनीय है, हम सबके कृष्ण भगवान प्रेमी हैं, लेकिन पति रूप में अधिकतम स्त्रियां शिव भगवान की ही कामना करती हैं। तो अलग अलग अब एक चैप्टर मैंने चिदम्बरम का नट भी लिखा है। तो हमारे यहाँ शिव अलग रूप में है, अवघड़ रूप में है या गृहस्थ रूप में है, लेकिन चिदम्बरम में शिव भगवान नट रूप में है। वहाँ पर वो प्रेमी रूप में है। वहाँ पे उन्होंने माता पार्वती के साथ कामाख्या मंदिर और चिदम्बरम में लास्य नृत्य किया। नृत्य जब दोनों तो प्रेमी रूप में है, भगवान का वो बड़ा सौंदर्य उसका चिदम्बरम में दिखता है। तो माता, बल्कि एक कथा भी है, माता पार्वती और शिव भगवान के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होती है, दोनों विष्णु भगवान जी के सामने, और दोनों का नृत्य चरम पे होता है। और शिव भगवान को लगता है कि अरे मैं तो हार जाऊंगा अब, तो उन्होंने थोड़ा सा, उनका शायद मेन ईगो आड़े आ गया होगा, तो उन्होंने क्या करा, पैर के अंगूठे से माता पार्वती के माथे पे एक टीका लगा दिया। अब माता पार्वती स्त्री है, पत्नी है, उन्होंने सोचा कि मैं तो ऐसे कर नहीं सकती, तो वहीं उन्होंने अपना नृत्य बंद कर दिया। इस प्रकार से शिव भगवान की जीत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि शिव भगवान दक्षिण में नट रूप में है। काशी की उनकी जो नटराज की प्रतिमाएं हैं, और हमारे उत्तराखंड में और जगह उनको अवघड़ रूप में या गृहस्थ रूप में, उस रूप में पूजा जाता है। बनारस में एक छन्नूलाल मिश्र जी हैं, उन्होंने गाया है
होली खेरे, शमशान में होली खेरे, मुझे लाइन याद नहीं आ रही, तो मसाने में होली खेरे। तो उन्होंने वो, क्योंकि वहाँ शिव औघड़ रूप में है, बनारस में राख मल लेते हैं। और ऐसे है कि जब शिव भगवान की बारात आई तो जो माता उनकी उनकी पत्नी थी मैना, वो बेहोश हो गई अपने दामाद को देखकर कि ये क्या दामाद आए हैं। तो उनका वो औघड़ रूप है। तो उस चैप्टर में मैंने भगवान शिव के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है, ताकि हमारे शिव भगवान को हमारे आधुनिक जो युवा हैं वो पहचाने, जाने। जी, बहुत अच्छे। तो बहुत सुंदर आपके पुस्तक भी और आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं बहुत सुंदर। अब मैं मेरे ख्याल से काफ़ी समय हम लोगों ने चर्चा में ले लिया है। अब देवियों सज्जनों, आपसे अनुरोध है, यदि किसी के कोई विचार हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई आपको और टिप्पणी करनी हो, कोई प्रश्न पूछने हो, तो कृपया यहाँ मंच पर आने का कष्ट करेंगे और इस जो संध्या है हमारी उसको और समृद्ध बनाने का हम लोग सब मिल के प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। पहले भी इसकी एक प्रकार से गहन चिंतन में इसमें पूरा कर चुकी हैं, तो आइए अभी मैम। पहले एक सवाल पूछती हूँ कि आपने पंडित राज जगन्नाथ का उल्लेख किया है और उनकी प्रेसी का किया है, बनारस जाती है, फिर उसके बाद बनारस स्वीकार नहीं करता है, तो उस शास्त्रार्थ का संदर्भ आपने कहाँ से लिया? जी मैम, ये जो कहानी है पंडित बोलिए। हाँ जी, शाहजहाँ की बेटी करके एक चैप्टर है मेरी पुस्तक में। तो इसमें जो कहानी है ये एक प्रेम कथा है। जगन्नाथ शास्त्री जो है शाहजहाँ के दरबार सोर्स पूछ रही है। जी नहीं वो सुनाई दे रहा है। जी आप बोलिए उसमें। जी, वो सोर्स मैंने जो है एक धार्मिक पुस्तक आती है, वो मेरी सासू माँ पढ़ती हैं उसको। उसका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। धार्मिक किताब है, उसमें इस कथा का प्रसंग था। फिर मैंने इस प्रसंग को लेके फिर रिसर्च की। फिर शाहजहाँ की बेटी मुझे मालूम, शाहजहाँ की बेटी तो मुझे अलग तरीके से मालूम थी, लेकिन जो ये लवंगी थी शाहजहाँ की, ये नर्तकी की पुत्री थी। एक धार्मिक किताब आती है, हर साप्ताहिक आती है किताब, कल्याणी। जी, कल्याणी में एक प्रसंग था इस कहानी का, तो वहाँ से इसका सोर्स लिया। फिर मैंने, मेरी सासू माँ पढ़ती हैं कल्याणी, तो कल्याणी में ये कथा छपी हुई थी। फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर अपनी रिसर्च की, फिर पढ़ा, फिर जानकारी एकत्र की। तो ये जो शाहजहाँ की जो ये पुत्री थी लवंगी वही है लौंग लता जो मिठाई भी है नाम पे, बनारस में फिर बनी। तो ये लवंगी, ये जो शाहजहाँ की उपपत्नी थी और इनका नर्तकी की पुत्री थी, तो इनका नाम लवंगी था। तो इनका जगन्नाथ शास्त्री गोदावरी के तट पर एक राज्य था, और राज्य के जो राजा थे चंद्रदेव थे, वहाँ पर उनके दरबार में वो थे, ब्राह्मण थे, वहाँ पर वो शास्त्रार्थ किया करते थे। फिर जब उनकी कीर्ति शाहजहाँ के दरबार में पहुँची, तो वहाँ पे शाहजहाँ ने कहा कि इतना विद्वान चंद्रदेव के दरबार में क्यों है, तो मुग़ल दरबार में होना चाहिए। तो उन्होंने मौलवियों को वहाँ भेजा कि जाके आप शास्त्रार्थ करिए। फिर जगन्नाथ शास्त्री जी ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ तब करूँगा जब आप मुझे दाढ़ी दे देंगे अपनी। आप तो सोर्स पूछ रही हैं? जी, सोर्स कल्याणी है। मैं सोर्स जी क्लियर कर देती हूँ आपको। जी स्वयं भी संस्कृत के विद्वान थे, समुद्र संगम। जी। और बाद में BHU के एक प्रोफेसर ने, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने वही समुद्र संगम उपन्यास लिखा। इसका मूल स्रोत हुआ है दार्शनिकों का रेफरेंस, क्योंकि दार्शनिकों के सामने उनके मौजूदगी में शास्त्रार्थ हुआ। पंडित राज जगन्नाथ जीते। ये बात थी कि उन मुस्लिम दरबारियों ने कहा था कि तुम्हारी चोटी उतार लेंगे। वो कहते थे अगर मैं जीता तो तुम्हारी दाढ़ी उतार लेंगे। फिर वो बनारस जाते हैं, बनारस के पंडितों ने स्वीकार नहीं करते हैं। गंगा लहरी की रचना उसी समय की गई। वो उनकी पत्नी कहती, प्रेमिका, कि जाओ गंगा के तट पर प्रार्थना करो। गंगा की लहरें बढ़ती चली जाती हैं, दोनों उसमें विलीन हो। और मूल स्रोत दार्शनिकों के समुद्र संगम और भोलाशंकर व्यास का क्रम है। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारे पैठणी, वर्ली, फुलखारी, बनारसी, चंदेरी, कासुती, परंतु बंगाल के रसगुल्ले में लिखता है। और बहुत सारी चीजें बनारस की हैं। दशाश्वमेध घाट, अरे अकेले दशाश्वमेध घाट पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो ये इसमें दो राय नहीं कि उसमें जो है आपने
जो प्रस्तुत किया है वो बहुत सुंदर है। जैसे कि तमाम राज्यों की प्रेम कथाएँ, मृगनयनी की बात है और राजों की शाही है, यहाँ की एक कहानी और है। कैसे केसरिया बालम है। केसरिया जी। हाँ, जब मृगनयनी की बात आपने कही है, ये सारी प्रेम कथाएं बड़े सहज ढंग से लिखी गई हैं, जहाँ जाति धर्म वर्ण वेद से परे विशुद्ध प्रेम की अति सुधो स्नेह को मारा गया जैसी बात कही गई। परंतु मृगनयनी में एक बहुत महत्वपूर्ण से बात भूल गई कि गुजरी महल और गुजरी तोड़ी राग। जी जी जो मृगनयनी के कारण गुजरी तोड़ी राग। जी जी प्रस्तुत हुआ। बहुत रागरागिनी की बात करी है, जी, मल्हार जी। की बात भी करी है। जी, जी। ये चीज़ें अगले संस्करण में आना चाहिए। इसी प्रकार रामपुर के बारे में आपने रजा लाइब्रेरी लिखी, शहर के बारे में लिखा, बिल्डिंग के बारे में लिखा, परंतु रामपुर घराने का संगीत जी, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है मैम। वो अगले संस्करण में आना चाहिए। इसी प्रकार आगरा घराने की बात आई है, पुष्टि मार्ग के द्वारा जो हवेली संगीत आया था हवेली संगीत। वो यद्यपि नाथ द्वारा का है, परंतु आगरा में भी हवेली संगीत जो ब्रज की देन है वो आगरा घराने के साथ जी। हवेली संगीत की चीज़ आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ पुस्तक में बहुत रेशम मार्ग की बात करी आपने, होटल के अर्थशास्त्र की बात आई। आपको पता होना चाहिए कि उस चीनांशुक की बात कालिदास ने कई जगह प्रस्तुत किए, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतल में चीन के बने हुए रेशमी वस्त्र की, और पुराणों में भी कौशेय वस्त्र जो कहा जाता था वो चीन का कहा जाता था। मेरा मानना यह है कि जो पुस्तक लिखी गई है निश्चित ही एक बृहद ज्ञान का सागर लघु विश्वकोश है, पर उसको क्रमवार आप एक मेथोडोलॉजी बनाकर, और जैसे आपने उत्तराखंड शुरू तो उत्तराखंड की सारी चीज़ें आ जाए, फिर उसके बाद दूसरे उस पर करें, इसमें आपकी समझिए एक तरह की भूमिका तैयार हो गई। और जब आप चलें तो क्रमवार एक साथ चलते जाएं, इस राज्य से उस राज्य मसालों पर। अब संगम साहित्य की बात आई, संगम साहित्य शिल्पधिकारम, उस पर टीवी सीरियल भी बना था, कन्नगिरी माधवी का टीवी सीरियल बहुत दिन बना, बहुत अद्भुत शिल्पधिकारम की कहानी है। तो वह संगम साहित्य या क्लासिकल लैंग्वेज के साहित्य जो अब पहले तो संस्कृत तो तमिल ही मानी जाती थी, अब दक्षिण की भाषाएं, आप तो खैर बहुत आगे। उड़ीसा नहीं, जी, जी। उड़ीसा शामिल कर देगा, अब 5 हो गई, 5 क्योंकि वही क्लासिकल कही गई जिनमें प्राचीनतम साहित्य हो। संस्कृत वेद था, तमिल के संगम साहित्य थे, और उड़ीसा को भी शामिल किया। उड़ीसा में जो बहुत पुरातन ग्रंथ हैं वो आधुनिक भाषाओं में नहीं है। तो मैं लेखिका को बधाई देती हूँ, और इसको पुनर्सृजन के लिए अगले संस्करण और साथ ही साथ इसका रूपबंध बहुत सुंदर है, समंगलपूर्ण चित्र के साथ उसकी प्रस्तुति प्रकाशन ये भी बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो एक महाग्रंथ है। और दूसरे संस्करण की प्रस्तुति के साथ आपको इसका अनुवाद भी अंग्रेजी में किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अनुवाद आएगा इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारी जो विदेशी हमारी लेखिका भी हैं और विद्वान डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी के ऑब्जर्वेशन हमेशा बहुत ही गहन और बृहद जो उनका अध्ययन है उसके आधार पर होते हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप आएंगी आज आदरणीय अनु जुगरान जी आएंगी। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मंचुकाला जी को कि फुलवारी में बुक का सिलेक्शन होना और फुलवारी में उस बुक पे चर्चा होना अपने आप में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। एंड आपको इतने वरिष्ठ लेखक गण हैं यहाँ पर, इतने विद्वान पुरुष हैं, और उनके साथ जो स्पेशली जो नए जो लेखक वर्ग है उनको इतनी टेक्निकल मतलब पॉजिटिविटी जो मिलती है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आपको आज फीडबैक जो मिला होगा वो डेफिनेटली आपको आगे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतने बढ़िया मैम ने अभी कितनी सारी चीज़ें बता दी, तो निश्चय ही आपके फ्यूचर जो आपके से पार्ट्स आएंगे उसमें आपको ज़रूर आप उसका ध्यान रखेंगी। और जैसे सर ने बोला कि इतना वैरायटी ऑफ आपने इसमें सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी बिल्कुल व्याख्या करते हैं उसका। हम लोग तो जाते हैं, खाते पीते हैं, खरीदते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन आप उसमें भी आपने उसको एक लेखक के रूप में उस चीज़ को लेना, वो बहुत आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा हिस्सा रहा है। और इतने वर्सेटाइल आप हैं खुद भी कि खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के,
और घूमने जब हम जाते हैं तो उस वहाँ पर किस चीज़ को किस हिसाब से पिक करना है और फिर उसको किस तरह से लेखनी में अपना ढालना है। बहुत ही मुझे बुक को पढ़ करके बहुत कैसे हम लोग, मैं तो वैसे भी नहीं पाठक हूँ तो थोड़ी देर के लिए उबाल आता है, फिर वो बबल नीचे चले आता है, पर उस बबल को मेरे ख्याल से जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए डेफिनेटली ये और आइडियाज़ काफ़ी काम करेंगे कि हम किस टॉपिक्स पे, कई बार लोग बोलते हैं अरे हमें टॉपिक्स ही नहीं मिलते लिखने के लिए, किस चीज़ पे लिखें। सब चीज़ पे तो लिखा जा चुका है, पर एक एक छोटी छोटी चीज़ को आपने जिस तरह से लिखा है उसे कलमबंद किया है, बहुत काबिले तारीफ बात है, तो इसके लिए तो जरूर ताली होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। और चीज़ की मैं कायल हूँ वो आपकी, क्योंकि फुलवारी में इतने फ्लेवर्स देख लिए हैं राइटर्स के, इतने अलग अलग तरह के। सर का एक अपना अंदाज है, आदरणीय पांडे मैम का अपना अंदाज है, सुधा जुगरान मैम का अपना अंदाज है, सुशील उपाध्याय सर का अपना अंदाज है, शिव मोहन सर का अपना अंदाज है। इतने फ्लेवर्स यहाँ पर देखने और पढ़ने को मिलते हैं कि उसमें एक फ्लेवर और आपका मेरे मतलब एज अ पाठक ऐड हुआ है और मैं उसकी बड़ी ही कायल हो गई, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट को जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे रसगुल्लों का कोलंबस, नोबिन चंद दास, और ये फ्लेवर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने में अलग ही आनंद है। जैसे कि है उड़ी बाबा, हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता, कोलकाता, कैलकटा, जाने कितने नामों से जानते हैं हम इस खूबसूरत शहर को। क्या जानिएगा कि आज भी शहर में ट्राम चलती है? क्या मानिएगा कि कोलकाता में अब भी हाथ से खींचे जाने वाले हाथ रिक्शे चलते हैं? सुनिएगा कि फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला और लंदन पुस्तक मेला के बाद नंबर आता है कोलकाता पुस्तक मेले का। शांत समंदर की लहरों जैसा है यह शहर, मधुर और मदिर। सच में खूबसूरत ताँत की साड़ियाँ, आपकी ताँत की साड़ियाँ आ गई हैं मैम, खूबसूरत ताँत की साड़ियाँ, शंख, सिंदूर, केले के बागान, पान के पत्ते, डोल यात्रा, कोयला बैसाख, सामूहिक थिएटर, परिणीता के इंतजार का शहर, ताश के पत्ते फेंकता शहर, बाउटी और रतन चूड़ा, खनका कर भात रांती, नारायणी का शहर, आम के बगीचे में पारों की चोटी खींचते देवदास का शहर, अपने हाथ पैरों में आलता रचाते हुए स्वर्णिम वितान बुनती मधुलिकाओं का शहर, रवींद्र संगीत की स्वर लहरियों के मध्य आती माछेर झोल की सुगंध का शहर, और सांझ को हावड़ा ब्रिज के ऊपर से दूर नाव में बैठकर भाटली गाते मछुआरे और विस्मय से निहारती मुझ जैसी नव आगंतुका के कौतुक को देखकर मंद स्मित बिखेरते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते धोती की लांग पकड़े बाबू मोशायों का शहर। वाह, तो शुक्रिया। क्या आप इस क्या आपको ये लगता है कि ये रसगुल्ले के बारे में आगे कहने वाली है? क्योंकि इतनी ज्यादा सिर्फ रसगुल्ले के बारे में ही वो बात नहीं करती है, वो कोलकाता के बारे में आपको इतनी ज़्यादा मतलब आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ा देती है। बिकॉज आई डिडंट नो कि फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला और लंदन पुस्तक के बाद कोलकाता पुस्तक मेले का नंबर आता था। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ आपने इस किताब के माध्यम से बढ़ाई हैं, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आई है ये किताब। और आप आज आगे के लिए आपके लिए इसके जो और आप लिखेंगी और पार्ट्स लिखेंगे उसके लिए बहुत बहुत गुड विशेस। शुक्रिया। हाँ, आइए आदरणीय शिव मोहन सिंह जी, बहुत आपके भी महत्वपूर्ण वो रहते हैं, गहन लीजिए कृपया। धन्यवाद सर। इस आसान सी पुस्तक पर इतनी सारगर्भित चर्चा हुई, और इस पुस्तक पर जो दो विद्वतजन ने भूमिका लिखी है उसके लिए मैं मंजू काला जी को हार्दिक मुबारकबाद, बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो प्रश्न उठाए गए हैं और विरोधाभास के, इन दो भूमिकाओं से अगले कड़ी जो आएगी पुस्तक की उसमें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। एक चीज प्रश्न तो उठते हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो है
कल्पना की उड़ान नहीं है, सांस्कृतिक और सभ्यता के कुछ उदाहरण का प्रस्तुतिकरण है, तो उसके सोर्स पर पूछा जाना, बात चर्चा करना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से मंजू जी ने इतनी सरलता से उत्तर दिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सरलता से, उसमें कहीं भी बनाजीपन नहीं। एक नदी का नाम आया है अलमंडा, अमलावा नदी है। बलखाती अमलावा का बांटपन, उसके टेल पर आपका जन्म हुआ है, वो आपकी भाषा शैली में बिल्कुल उतर आया है। जो लोग पुस्तक को पढ़ें इस बात को समझ रहे होंगे, मैं साहित्यिक थोड़ी शब्दावली प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये कल्पना की उड़ान नहीं है ये पुस्तक, लेकिन थोड़ी सी उड़ान भरने की कोशिश की है, और ये आपकी कलात्मक प्रस्तुति है। तो जो इसका भागपन उतरा है, जो मैं कहता भाषा शैली में, जिसको आप अनगढ़पन भी कह सकते हैं, विद्वान ने कहा भी है शायद ये शब्द, लेकिन उससे इस पुस्तक की रोचकता बढ़ी है और मौलिकता का पक्ष मजबूत हुआ है। इसके लिए मैं मंजू काला जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। यद्यपि बहुत ज़्यादा बढ़ाने के उसमें बैलेट्स ऑफ इंडियाना और अलमंडा टू चेट्टीनाड जैसे ये शीर्षक सबको आश्चर्यचकित करता है, आकर्षित बाद में करता है, आश्चर्यचकित पहले करता है। तो इस पर तो ध्यान दिएगा, लेकिन फिर भी आनंददायक है। और जैसे महकमाए जंगलात, इस टाइप की बातें शब्दावली का प्रयोग किया है, लेकिन बड़ी कलात्मक ढंग से किया है, मजेदार हुआ है। और दूसरी बात कि इस पुस्तक पर जो सारगर्भित चर्चा हुई, जिसकी रेखा जी ने प्रारंभ किया और आदरणीय रतूड़ी साहब ने और आदरणीय सुधा मैम ने जो मार्गदर्शन दिया, मैं दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि वो अवश्य आपको आगे के उसमें मार्गदर्शन करेगा और उसको ध्यान अवश्य रखना होगा गंभीर विषय को। बहुत आनंददायक पुस्तक है, पढ़ने में वैसे सबसे निगाह से बहुत बढ़िया आनंद आएगा, ऐसा लगा कि हम खुद सैर कर रहे हैं। आप लोग अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद। आइए जिज्ञासु साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार करता हूँ। और लेखिका को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है और इस पुस्तक को लिखने से पहले जितना उन्होंने पढ़ा है, उसके लिए आपको एक बार पहले से बधाई देता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की है, उसके बाद ये पुस्तक निकाली है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में जो आपने तरह तरह के फूल अलग अलग बगीचों से, अलग अलग क्यारियों से चुन चुन कर ये जो गुलदस्ता बनाया है, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। इस गुलदस्ते पर एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जहाँ आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग मोबाइल पर सब कुछ पढ़ लेते हैं, और आपने इतनी बड़ी हिम्मत की है, एक नहीं कई खंड आप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपका जो गोल है, जो अचीव है, उसके लिए जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं। एक बार वो जरूर पूछना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी शुक्रिया शांति जी। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने जब ये मैं पुस्तक शुरू कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मेरा अनुज शशि बैठा है यहाँ पे, तो मैंने जस्ट शुरू की थी, तो उन्होंने कहा दीदी आप ये बिखरा हुआ लेखन मत करो। और मेरे काफ़ी शुभ चिंतक है कि जब आप कल्चर पे जाती हैं, करती हैं, तो आप चाहे फ़ोटोग्राफी करें, चाहे कुछ भी करें, आप कल्चर पे रहिए। तो मैंने फ़ोटोग्राफी, तब मैं आई फ़ोटोग्राफी भी, फिर मैंने एक इसमें चैप्टर आया है क्वीन शांतला, तो हेलीबीडू में एक बहुत बड़ा हाँ, तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं, चन्नकेश्वर टेम्पल में रानी शांतला ने खुद पोज दिए वहाँ पे, तो
हो गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पे रहना चाहिए। और भारत की संस्कृति इतनी विशाल है, यहाँ से पकड़ूँ, वहाँ से पकड़ूँ, वहाँ से पकड़ूँ, किसको छोड़ूँ, तो ऐसा मुझे हो गया पुस्तक को लिखते वक्त। फिर सबने मुझे यही सलाह दी कि एक पुस्तक में ये नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव जी ने भी कहा कि आप खंड में निकालिए, और आपके पास मैटर है, आप निकालते रहिए जब तक आप लिख सकती हैं, जब तक बिस्तर पकड़ती हैं आप लिखते रहिए, चलते रहिए। तो धीरे धीरे करके मैंने इस पर मेरा ये है कि मैं इस पे ही चलती रहूँगी। और आदरणीय मैम डॉक्टर सुधा रानी पांडे, आपने जो सुझाव दिए, मैं उनको अब मद्देनज़र रखते हुए आगे के अंक लिखूँगी। और मैडम ने कहा कि मैंने रामपुर घराना, जो रामपुर घराने में जो रामपुर घराने का संगीत है, उसमें चैप्टर है वो रुहेलों का संगीत है, जो ढप बजा के गाते हैं, और काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं इसमें। बीकानेर में चांदी के पाटे होते हैं, बीकानेर की पटुओं की हवेलियाँ हैं, ये सब थोड़ा यदि आप पढ़ेंगे तो थोड़ा विस्तार में जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो चैप्टर भी आप ज़रूर पढ़ें। और रविंद्र संगीत है, काफ़ी सारे चैप्टर उसमें छूट गए। और रामपुर घराने का जो दस्तरख्वान है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मछली का हलवा परोसा जाता है, मिर्ची का हलवा परोसा जाता है, उनका खुद का रेलवे स्टेशन था। तो मैं आगे आने वाले जो अंक में है, वो भारत की संस्कृति पर ही आधारित रहेंगे। जैसे जैसे मेरा दिमाग मुझे दिशा निर्देश देता रहेगा, मैं वैसा वैसा उसको करती रहूँ। क्योंकि मैं यदि उसको मैनेज वे में करूँगी तो वो मुझे लगता है वो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि एक मैं गृहिणी भी हूँ, वाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ। तो जैसा मुझे वक्त सिखाएगा मैं करती चली जाऊँगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। जो अभी प्रश्न जिज्ञासु जी ने पूछा था, तो वो भी लेखक हैं, और अभी उन्होंने आदरणीय सुधा रानी मैडम जो हमारी हैं, उनकी पुस्तक अमृत की ओर, जो उपनिषदों की 20 कहानियाँ उन्होंने, मैडम ने लेखक के तौर पर लिखी हैं, उसमें वो हिंदी में, उस पुस्तक का गढ़वाली में वो रूपांतरण उन्होंने किया है, और वो अब कुछ ही समय में वो आप सबके समक्ष आएगी। तो आपको अग्रिम बधाई पहले से। और कोई यदि है तो हाँ आइए। अरे आप डॉक्टर जोशी जी। छोटी सी टिप्पणी है मेरी। आज की नायिका और लेखिका मंजू काला जी से मेरा परिचय जो है उत्तराखंडी कुजीन की स्पेशलिस्ट के रूप में ही आज तक रहा है, और इनके स्वाद के हम दीवाने थे। वो लाजवाब उस स्वाद को तलाशते रहते थे, लेकिन आज पहली बार पता चला कि उस स्वाद के पीछे परिपक्व सैद्धांतिक आधार भी है और बहुत बड़ा अनुभव भी है, पूरे देशव्यापी अनुभव भी है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से कालिदास की शकुंतला के लिए कहा जाता है कि हर फूल के प्रसव पे उत्सव मनाती थी, तो मंजू काला मैडम भी हर दाने के परिपक्व होने के और हर इंग्रेडिएंट की कहानी बताने का उत्सव मनाती हुई सी प्रतीत होती है पुस्तकों में। हालांकि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना सुना है उससे ही जैसे चावल के दाने से पता चल जाता है कि चावल कितना पका है, तो उससे ही पता चल रहा है। भविष्य के लिए एक चिंता जरूर मेरी है कि भविष्य में जब भी आपकी कुजीन की हम किसी रेसिपी का स्वाद ले रहे होंगे, तो क्या मन मस्तिष्क बीच में नहीं आ जाएगा, स्वाद के आड़े आ जाएगा कि ध्यान से खाना, भाई बहुत बड़ी लेखिका है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। जोशी जी ने जो एक गढ़वाल राइफल्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस पर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी। आइए आदरणीय एन रविशंकर साहब हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी हैं और चांसलर, वाइस चांसलर, दून लाइब्रेरी और भिन्न भिन्न आयामों के वृहद व्यक्तित्व। नमस्कार। At the outset, I would like to felicitate Srimati Manju Kala ji for this creative work. तो बहुत रिसर्च करने के बाद आपने यह पुस्तक निकाला है, which means it's a lived experience. Yes, that is the correct phrase. लिव्ड एक्सपीरियंस के तौर पर आपने जैसे आपने रसगुल्ला के बारे में व्याख्यान किया, एंड यू आर एबल टू नरेट दैट टसल बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड
उड़ीसा। इसी तरह आपने सिलप्पदिकारम के बारे में बताया, और जो 5 महाकाव्य से एक है। 5 महाकाव्य जो है सिलप्पदिकारम, मणिमेखलाई जिसका भी आपने उल्लेख किया, और 3 और हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में पोएटिक लाइसेंस, आपने प्रोसेक लाइसेंस से आधार पर जो है उल्लेख किया, बिकॉज प्रारंभ में ही there was some issue regarding the Nair matrilineal society and about the Nambudri. We will not get into that. Yes, we will only get into the poetic and prosaic license. Correct. Ballad of Indiana. तो ये जो है आधुनिक युग को आकर्षण करने के दृष्टि से जो शीर्षक आपने दिया है बहुत अच्छा है, because everyone, a ballad is a composition which is more in the realm of let's say romantic love, like Romeo Juliet, Heer Ranja, and if I take the Tamil version, Ambikapati Amravati, so that sort of a thing. But you have woven a story with a शीर्षक, so ये जो है romance of India, romance of India, Romance of India. So that brings the beauty of life. There is always a saying in English, variety is the spice of life. You have chosen spice and its variety, and you have woven a story around. So उसके लिए भी you deserve a lot of accolades. You talked about Chidambaram, somewhere you talked about Kashi, somewhere you talked about the banks of Kavi. I like to make a statement here, which is a popular saying in Tamil, but I will translate it, Hindi में भी कहूँगा, so that everyone can get the gist of it. The kahavat is birth in Tiruvayar. Tiruvayar is on the banks of the Ganga. So if you have a birth in Tiruvayar, death in Kashi, prayer at Chidambaram, I am using the word Chidambaram because you have referred to it, and the mere thought of Tiruvannamalai, Tiruvannamalai is a town in Tamil Nadu, leads one to salvation. यदि आपका जन्म गंगा के मतलब तिरुवैयारू में हो, मरण काशी में हो, यदि आपने ज्ञान मतलब जो है आपने मनन किया चिदम्बरम में और स्मरण किया तिरुवन्नामलई के बारे में, आप मोक्ष प्राप्त। I leave it in a lighter vein, the whole thing, that these things are all to be woven with a lot of मिर्च मसाला। तो जब तक मिर्च मसाला ना हो तो जिंदगी में रस ही नहीं रहता है। तो आप सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। I have not read the book. I am apt and adept at commenting without reading. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you, sir. Thank you, sir. As always, very, very. The perspective and the erudition together. Thank you very much, sir. अब मैं एक बार इससे पहले कि राधा जी से और किसी से कोई और नहीं है तो इसको हाँ आइएगा जनाब, आइए। लास्ट क्वेश्चन, फिर नहीं तो सूर्यास्त भी हो रहा है, फिर उससे पहले कि आइए आप कृपया अपना एक शुक्रिया। मेरा नाम प्रकाश उप्रेती है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ कुछ टीचर मतलब स्टूडेंट के साथ कुछ खेल करता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। मंजू मैम की किताब मैंने पढ़ी है और मुझे लगता है 3-4 रीडिंग पढ़ी, और लास्ट में जब इस पर चर्चा हुई तो उस समय मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनसे कुछ पूछ पाऊँ, क्योंकि मैं उस समय सूत्रधार की भूमिका में था। एक किताब जब छप जाती है और लेखक जब उसको लिख लेता है तो किताब लेखक की नहीं होती, वो पाठक की होती है। उसका पाठ करना और उसका कई बार कुपाठ करना, वो दोनों पाठक के हाथ में। तो हम उसका क्या करते हैं ये है। तो मुझे लगता है मैम ने जिस विषय पर किताब लिखी संस्कृति को लेकर, वो बड़ा जोखिम का विषय है और बहुत आसान नहीं है, मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा है, थोड़ा सा भी अगर चूके तो कट सकते हैं। अब
इसमें एक सवाल यह है जो सर ने उठाया था, और कई बार क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो होता क्या है कि इतिहास और मिथक का घालमेल हो जाता है, और हम कई बार क्या करते हैं कि रेफरेंस के तौर पर सुविधा के अनुसार दोनों को उठा लेते हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह पाठ कई बार जो है वो दुविधा का बन जाता है। जैसे संदर्भ अगर हम केरला को लें तो क्या हम उसको इतिहास की दृष्टि से देखें उस संदर्भ को, या हम उसको जो है पौराणिक कथा या मिथकों के आधार पर रखें। तो मुझे लगता है कि ये संदर्भ जब हम कई बार ले रहे होते हैं तो हमें वह सावधानी बरतनी होती है किताब को लेकर, क्योंकि यह किताब अब इसके बाद अनगिनत पाठकों और कई पीढ़ियों तक जाएगी। क्योंकि हमारे गुरु कहा करते थे कि अगर आप प्रोफेसर के तौर पर आपकी नियुक्ति हो रही है तो हो सकता है कि आप 10 पीढ़ियों को बर्बाद करें, क्योंकि प्रोफेसर कितने साल रहेगा, 10 साल रहेगा। लेकिन अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपकी भर्ती हो रही है तो आप 40 पीढ़ियों को बर्बाद करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उसको बेहतर किया जाए। ठीक किताब भी यही काम करती है, वो आने वाली कई पीढ़ियों को। तो मतलब मेरा ये सजेशन भी है कि हम जब अगले इस खंड की तरफ जाएं तो उस खंड में इस इतिहास बोध को और दूसरा जो हमारी पौराणिक संदर्भ और वो बोध है या लोक ज्ञान का बोध है उसको हम देखें, थोड़ा सा उसका ये डिफरेंशिएट करें, और उसको कई मतलब एक छूट होती है कि हम फुटनोट में उसको दे दें, है ना, फुटनोट में हम उसके संदर्भ को दे दें। तो ये मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले उस संदर्भ में इसको लिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका उप्रेती साहब, बहुत अच्छा आपने माइथोलॉजी और इतिहास के बीच में जो घालमेल हो जाता है उसको बहुत अच्छा रेखांकित किया। इससे पहले कि मैं राधा जी से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अनुरोध करूं, इस सुंदर पुस्तक के 2 खंड में जो आई है और जो प्रयास है हमारे लेखक का, जो उनकी स्टडी है, जो उन्होंने सुंदर पुस्तक दी, उसके लिए एक बार उनका आप ताली बजाकर इनकी सराहना में ताली बजाना करेंगे। बहुत सुंदर आपको ये पुस्तक है और बहुत अच्छा प्रयास, आपको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छी चर्चा की फलस्वरूप मैं अब राधा जी से अनुरोध करूँगा। धन्यवाद ज्ञापन। आपने इतने अच्छे से इस चर्चा को पूरा कंक्लूड किया और इतने अच्छे आपने उद्गार यहाँ व्यक्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्योंकि नवरात्र का सीजन चल रहा है और इतनी सारी देवियाँ यहाँ पे हैं, हम लोग नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं और यहाँ पे हम लोगों के फुलवारी में देवियों की भरमार है, और आज 2 देवियाँ यहाँ मंच पर आसीन हैं। ये बहुत ही मेरे साथ में शिव जी भी हैं, एक शिव जी भी और बाकी देवियाँ हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ मंच पर देख के, और इतनी रोचक चर्चा हुई कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा इस पर बात कर सकते थे, क्योंकि आपकी पुस्तकें इतनी डीप हैं, मतलब बहुत गहरी है। आपका विषय ही क्योंकि संस्कृति है, और संस्कृति तो एक देश की आत्मा है, और विशेष रूप से भारत जैसा विविधतापूर्ण देश, यहाँ की संस्कृति तो पूरी विश्व की सभी संस्कृतियों को अगर जोड़ दें उससे ज़्यादा विविधता यहाँ है। तो ऐसे विषय पे आपने इतनी गंभीरता से चिंतन करके लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज जो आपने प्रश्न पूछे, रेखा जी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार रेखा आज डिस्कसेंट के रूप में है और बहुत अच्छे आपने प्रश्न पूछे। और हमारे मुख्य आयोजक तो एक्सपीरियंस डिस्कसेंट है, आपको भी बहुत धन्यवाद और बधाई। और आप सबको पुनः मैं अनुरोध करूँगी कि हम लोगों ने जो भी रूखा सूखा सुदामा की झोपड़ी है, आप लोग आए हैं, बहुत धन्यवाद। वो सब व्रत का ही है, फलाहार है, व्रत का खाना है, तो स्वल्पाहार अवश्य लेके जाएंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फुलवारी इसी प्रकार से फूलती रहे, आप सब आते रहें। आज ये 22वां एपिसोड था, 22 एपिसोड हम लोग फुलवारी के हुए, और हम लोग चाहेंगे कि फुलवारी ऐसे ही चलती रहे और आगे अर्धशतक तक हम लोग पहुँचे। और आप सबके सहयोग के लिए, प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर विद्या सिंह अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आदरणीय डॉक्टर विद्या जी बहुत अच्छी लेखक भी हैं। पुस्तक के विषय में मुझे कुछ नहीं करना है। मंजू काला को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं आप दोनों को बधाई देना चाहती हूँ
और पूछना चाहती हूँ कि बच्चे कैसे माने और कैसे आपने अंगदान का मन बनाया, मैं वो जानना बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही हम दोनों ने संकल्प पत्र भरा था। जो दधीची देहदान समिति है देहरादून में, बहुत सक्रिय है वो लोग, तो उनके डॉक्टर गोयल ने हम लोगों से संपर्क किया था, क्योंकि हम लोगों के मन में ये बात बहुत सालों से थी, लेकिन अब वो समय शायद आ गया था, तो हम लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। और अगर आप में से भी कोई भी इंटरेस्टेड है तो डॉक्टर गोयल का नंबर हम फुलवारी पे आपने शायद शेयर भी किया था। और बच्चों का विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे दोनों बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं, और वो लोग बहुत प्रसन्न हुए जब उनको पता लगा कि हम लोग अपना देहदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो बच्चे अगर साथ में हो तो हम लोगों की शक्ति दुगनी हो जाती है। और अगर जीवन के बाद भी अगर हमारा जीवन किसी काम आए, हम लोगों को ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर कारगी रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर।